आज हम शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ, समांगी विषमांगी मिश्रण, तत्व यौगिक और मिश्रण की पहचान करेंगे। ये पहचान कैसे करते हैं इसे सीखेंगे। 9 साइंस चैप्टर 2 का महत्वपूर्ण पार्ट है। हमें पता है कि कोई भी पदार्थ चाहे ठोस, द्रव या गैस हो, वो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के रूप में पृथक होता है। शुद्ध पदार्थ से हम बात शुरू करें, फिर हम मिश्रण पर आएंगे। तो पदार्थ ठोस, द्रव या गैस, उसका एक रूप होता है शुद्ध पदार्थ, जिसके अंतर्गत आते हैं तत्व और यौगिक। सबसे पहले आप ये समझें कि शुद्ध पदार्थ क्या है, तब हम उनको पृथक कर पाएंगे या उनकी पहचान कर पाएंगे, उनका क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। जैसे जब भी कोई एक हम आम आदमी ये कहता है कि ये पदार्थ शुद्ध है, जैसे शुद्ध नमक है, शुद्ध घी है, शुद्ध दूध है, तो वहाँ शुद्धता से अभिप्राय केवल ये होता है कि उसमें मिलावट नहीं है, मतलब वो मिलावट रहित है। लेकिन वो मिश्रण तो होता है। जैसे दूध है, वो जल, वसा, प्रोटीन सभी का मिश्रण है, तो फिर वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। वैज्ञानिकों की भाषा में वो पदार्थ शुद्ध नहीं है। मतलब जब किसी पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों, है ना, सारे एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हों, तो कहते हैं कि वो शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ तत्व हो सकते हैं, यौगिक हो सकते हैं, ठीक है ना। और अब शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में से कैसे हम अंतर करेंगे, इसको हम जानने की कोशिश करें। उसके पहले ये एक बार देख लें कि तत्व क्या है। जिसको हम सरल पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते, वो तत्व होते हैं। और यौगिक क्या होते हैं? यौगिक का संगठन नियत होता है, लेकिन यौगिक जब बन जाता है तो उसके जो गुण होते हैं वो उसके घटकों के गुण से अलग होते हैं। मतलब यौगिक के अपने विशिष्ट गुण होते हैं हर यौगिक के। जैसे जल है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन जल के जो गुण होंगे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणों से भिन्न होंगे। मिश्रण का अपना कोई नियत संगठन नहीं होता है ना। मिश्रण का अपना कोई नियत संगठन नहीं है, मतलब वो घटकों के गुणों को दर्शाता है। एक तो खास बात ये है, ये मिश्रण यौगिक के अंतर में भी हम कहते हैं, तो मिश्रण जो है घटकों के गुणों को बताएगा, लेकिन उसका कोई नियत संगठन नहीं है। मतलब उसका समान संगठन भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। जब उसका संगठन समान होता है तो हम कहते हैं समांगी मिश्रण है, और जब उसका संगठन असमान होता है तो हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण है। अभी उदाहरणों से सब चीजें स्पष्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं, मतलब इसमें शुद्ध पदार्थ कौन कौन से हैं? दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ईंट, लकड़ी, वायु। आपको इसमें से छांटना है कि कौन से पदार्थ या कौन सी वस्तुएं शुद्ध है। अब अभी मैंने आपसे बात कही थी कि शुद्ध का मतलब मिलावट रहित होना नहीं होता। शुद्ध का मतलब क्या है? शुद्ध वो कहलाएगा जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होगा। वो तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी हो सकता है। तो अब शुद्ध पदार्थ कौन से हैं देखिए इसमें, तो हम देखने की कोशिश करें शुद्ध पदार्थों को, तो हम पाएंगे कि पहले चलिए आइडेंटिफाई कर लीजिए अशुद्ध कौन से हैं। तो दूध को हम अशुद्ध कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि दूध जो है वो जल, वसा, प्रोटीन सभी का मिश्रण है। ईंट को भी हम अशुद्ध पदार्थ कह सकते हैं, लकड़ी को भी कह सकते हैं। वायु भी हमारे लिए क्या है? अशुद्ध पदार्थ है, क्योंकि वो भी विभिन्न प्रकार के जो गैसें हैं उनका मिश्रण है। अब इसमें शुद्ध कौन कौन से बचे देखिए आप। तो शुद्ध पदार्थ अब बचे इसमें लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ठीक है ना। अब ये देखिए इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कैल्शियम ऑक्साइड, दूध और अपने लोहा और पारा। तो हम देख रहे हैं लोहा और पारा जो है वो तत्व है ना। ये अब बचे हुए सारे शुद्ध हैं, पर इसमें शुद्ध में भी क्या है, तत्व कौन से हैं? तो हम कह सकते हैं लोहा और पारा क्या है? तत्व है और शुद्ध पदार्थ है। और इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो यौगिक है, वे भी शुद्ध पदार्थ हैं। तो जब हमें देखना है कि कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ, तो हमने कहा 1, 2, 3 और 4, ये लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा ये शुद्ध पदार्थ हैं। ये शुद्ध पदार्थ इसलिए हैं क्योंकि एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हैं। ये पदार्थ शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तो हमने इसमें से भी तत्व को अलग कर दिया, यौगिक को अलग कर दिया, पर ये सारे शुद्ध हैं और इसमें से अशुद्ध हमने निकाल दिए, दूध, ईंट, लकड़ी और वायु। अब अगला प्रश्न बन सकता है कि कौन समांगी है, कौन विषमांगी मिश्रण है, कि समांगी मिश्रण कौन सा है और विषमांगी मिश्रण कौन सा है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि मिश्रण का तो कोई नियत संगठन नहीं है, मतलब उसका समान संगठन भी हो सकता है और असमान संगठन भी हो सकता है।
और इसमें एक से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिले हो सकते हैं, तो ये हमारा कहलाता है मिश्रण। अब समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, तो छांटना है कि कौन सा समांगी, जिसके संगठन समान हो, समान संगठन हो वो समांगी, और जो असमान संगठन में होगा वो विषमांगी। तो अगर अपन देखें तो सोडा जल है ना, सोडा जल जिसको हम या हम नींबू पानी भी बोल सकते हैं, वो समांगी मिश्रण है ना। सिरका, छनी हुई चाय, वायु, ये सब क्या है, समांगी मिश्रण है। इसके घटकों का समान संगठन होता है। जैसे वायु में आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैसों का जो संगठन है वो लगभग समान है, तो इसे हम कह रहे हैं समांगी मिश्रण। और विषमांगी कौन सा है, तो हम कह सकते हैं लकड़ी है, मिट्टी है, इसके घटकों का जो संगठन है वो असमान है, तो हम कह सकते हैं ये कौन सा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। तो इस तरीके से हम समांगी और विषमांगी में भी अंतर कर सकते हैं। और ये मिश्रण के भी प्रकार है। अगर आपसे कोई कहे कि ये सब क्या है, तो ये सब मिश्रण है ना। मतलब कभी मान लो तत्व यौगिक मिश्रण में अंतर करने को आए, तो ये सारे समांगी विषमांगी सब क्या है, मिश्रण है। तो यहां अगर आप देखें तो इन सब में अगर आपको तत्व यौगिक मिश्रण में निकालना हो, तो आपके लिए ये इसमें से ये तत्व हो गए, कुछ तत्व हो गए, कुछ यौगिक हो गए और कुछ मिश्रण हो गए। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम वही तत्व यौगिक मिश्रण की भी बात कर लेंगे। चलिए अब हम तत्व यौगिक और मिश्रण की बात करते हैं, और उसमें भी हम अंतर जानने की कोशिश करेंगे। सपोज मान लीजिए आपके पास में ये दिया हुआ है कि कौन तत्व है, कौन यौगिक है और कौन मिश्रण है, और इतने सारे ये आपको पदार्थ दिए हैं, और आपसे पूछा कि कौन तत्व है, कौन यौगिक है, कौन मिश्रण है। तो पहले तो हमने यहाँ ही पता कर लिया था पिछले प्रेजेंटेशन में ही कि इसमें ये तत्व है, ये यौगिक और ये दोनों मिश्रण है, और इसमें ये समांगी है, विषमांगी है ना। और ये दोनों किस तरह के पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है। अब हमें यहाँ से निकालना है कौन तत्व है, कौन यौगिक है और कौन मिश्रण है। तो सबसे पहले हमें इसमें तत्वों को ले लेना चाहिए कि इसमें से तत्व कौन से हैं। तो तत्व क्या होते हैं, हमें पता है कि जो तत्व जो है बहुत ही इन्हें सरल पदार्थों में आप विभक्त नहीं कर सकते हैं, और एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें अगर हम छांटने की कोशिश करें, तो यहाँ आप कौन कौन से ले सकते हैं तत्वों के अंदर, देखिए आप सोडियम को ले सकते हैं, चांदी को ले सकते हैं, टीन है ये तत्व है, सिलिकॉन भी तत्व है, ठीक है ना। फिर आपका यहाँ चले हम, कॉपर तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है। उसके बाद फिर यहाँ कोई तत्व नज़र नहीं आ रहा है, मिश्रण और यौगिक दिखाई देते हैं सारे के सारे। तो ये सब आपके तत्व हैं जो सरल, इनको और सरल पदार्थों में आप नहीं विभाजित कर सकते, और एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने। जैसे सोडियम है, अब उसको और क्या आप विभाजित करेंगे, चांदी को नहीं कर सकते, टीन, सिलिकॉन, कॉपर, ऑक्सीजन को नहीं कर सकते। यौगिक क्या होते हैं, यौगिक में जो है वो तत्वों का एक नियत अनुपात होता है, और यौगिक के अपने विशिष्ट गुण होते हैं जो तत्वों से भी अलग होते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना यौगिक है। जल H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक है। चीनी, नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड, है ना। तो ये सब क्या है, यौगिक हैं। इनका अपना एक नियत संगठन है, और इनके जो गुण हैं वो इनके घटकों के गुण से, सोडियम और क्लोरीन के गुणों से अलग है, नमक के गुण। तो ये इनके घटकों के गुण से भिन्न है, और इनका संगठन क्या है, नियत है। लेकिन अगर इसमें आपको मिश्रण देखना हो, तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मिश्रण तो निकालूंगा ही, लेकिन इसमें भी समांगी और असमांगी अलग कर दूंगा, ताकि आप लोगों को फिर सुविधा हो जाए इनको भी अलग अलग समझने में। तो जैसे जल में चीनी या जल में नमक, तो ये समान संगठन होते हैं। जल में चीनी का संगठन या जल में नमक का संगठन समान रूप से हम इसको देखते हैं, और ये संतृप्त रूप से हमारे जब तैयार होते हैं तो इनके संगठन क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो रक्त विषमांगी है, मिश्रण है। बालू और नमक, चीनी और नमक, या तेल में जल, ये सारे क्या हैं, विषमांगी मिश्रण है। तो इसमें से हमने क्या किया, अब देखिए ये सारे मिश्रण हैं, ये सभी क्या है, मिश्रण है, क्योंकि ये इसमें हर एक घटकों के गुण दर्शाएगा, और साथ में इनका संगठन भी क्या है, नियत नहीं है। यहाँ पर समान संगठन है, यहाँ समान संगठन है, पर संगठन नियत नहीं है। तो यौगिक जब आप निकालें तो देखिएगा संगठन नियत है, और तत्व जब आप निकालें तो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से, इनको और सरल पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते। इस तरीके से आप इनकी पहचान करेंगे। धन्यवाद। आज हम विलयन, निलंबन, कोलाइडल विलयन, इनके गुणों को एक तुलनात्मक ट्रिक से
करने का प्रयास करेंगे और साथ में समझेंगे कि इनके गुण क्या हैं। विलयन, निलंबन और कोलाइडल विलयन के गुणों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर गुण लिख लिए हैं और मैं 4 गुणों पर इनका अध्ययन करूँगा। इधर मैंने विलयन लिखा है, उसके बाद निलंबन और फिर कोलाइडल विलयन। अब देखिए, गुणों के लिए मैं आपको एक छोटा सा वाक्य दे देता हूँ, वो आप याद रख लीजिएगा। तो इनके गुणों को याद रखना आसान हो जाएगा, क्योंकि एक बार अगर आपको गुण पता है तब तो आप विलयन, निलंबन और कोलाइडल विलयन में आसानी से अंतर कर पाएंगे। लेकिन किन गुणों पर इनके गुणों को समझ पाएंगे, लेकिन किन गुणों के आधार पर ऐसा करना है या इनकी तुलना करना है, तो वो आप जब तक आपको गुण पता नहीं होंगे वो संभव नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो ये है कि आप ये वाक्य दिमाग में रखिएगा। मिश्रण छाना, प्रकाश फैला, दिखा। मिश्रण छाना, प्रकाश फैला और दिखा। तो मिश्रण छाना, प्रकाश फैला, दिखा, ये आप याद रख लीजिएगा। तो फिर ये आपकी जो गुण है कि पहला हमने लिखा है मिश्रण छाना, मिश्रण, तो मिश्रण का प्रकार हो जाएगा। दूसरा है छाना, तो इसमें आपका हो जाएगा छान कर विलय के कणों को पृथक करना या अलग करना। तीसरा हो जाएगा इसमें प्रकाश से प्रकाश को फैलाना, प्रकाश फैला, देखिए प्रकाश फैला। और लास्ट में दिखा, मतलब ये आपको जो नग्न आँखों से दिखाई देना या दिखना। ये 4 गुण आपके हैं जिन गुणों के आधार पर आप विलयन, निलंबन और कोलाइडल विलयन के गुणों को समझ सकते हैं कि उसके मिश्रण का प्रकार कैसा है। तो ये मिश्रण हो गया। छान कर क्या विलय के कणों को आप पृथक कर सकते हैं, तो उसको छानना बोल दिया हमने, छाना। फिर प्रकाश को फैलाने का जो गुण है तो प्रकाश फैला। और फिर ये नग्न आँखों से दिखाई देना, मतलब बिना किसी उपकरण की सहायता से अगर आप केवल आँखों से उसको देख सकें तो उसको कहते हैं दिखना। तो यहाँ दिखा। तो मिश्रण छाना, प्रकाश फैला, दिखा। तो मिश्रण 1, छाना 2, प्रकाश फैला 3 और दिखा 4। ये 4 गुण आप यहाँ पर इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब जो विलयन की जो बात चल रही है, तो सबसे पहले तो ये है कि हम बात करेंगे कि मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण में क्या होता है हम जानते हैं कि एक से अधिक पदार्थ होते हैं और फिर मिश्रण के कई प्रकार होते हैं, ठीक है ना। और इस आधार पर हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो याद रखिएगा कि जो हमारा जो विलयन है वहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले विलयन जब भी आपके दिमाग में आए तो आप विलयन के लिए ले लीजिएगा शक्कर और पानी। शक्कर और पानी का जो विलयन है, उस विलयन से इन गुणों को आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो शक्कर में जब पानी आपका जो बड़ी मात्रा में या पानी को आप ले लेते हैं तो वो आपका विलायक है, और ऊपर से उसमें आप शक्कर मिलाते हैं तो वो एक विलेय है। और जब आप उसको अच्छी तरीके से मिला देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, विलयन तैयार हो जाता है। तो शक्कर और पानी से आप देख लीजिएगा कि पानी में शक्कर अच्छी तरह से मिल गई है, और अब जब वो अच्छी तरह से मिल गई है तो वो शक्कर पानी का क्या बन गया है, विलयन बन गया है, ठीक है ना। तो अब उसमें आप देखेंगे कि उसके मिश्रण का प्रकार कैसा है। तो ये हम देखेंगे कि विलय के कण जब विलयन में समान रूप से बिखर गए, मतलब जैसे कि शक्कर के कण पानी में समान रूप से बिखर गए, तो फिर आपका ये विलयन हो गया समांगी विलयन। कैसा विलयन हो गया, समांगी विलयन हो गया। और ये बिल्कुल एक मेक हो गया है ना। तो इसको हम कह रहे हैं समांगी। एक मेक हो जाना मतलब आप सरल भाषा में समझें तो बिल्कुल एक हो गया है वो। तो शक्कर और पानी का जो विलयन है वो समांगी है। अब आप जब वो पूरी तरह से एक हो चुका है, मतलब शक्कर कहीं पानी में दिखाई नहीं दे रही है, तो ऐसे में आप छान कर क्या उसके कणों को पृथक कर पाएंगे क्या? तो आप कहेंगे कि उनको छान कर आप पृथक नहीं कर सकते हैं। तो छान कर विलय के कणों को आप पृथक नहीं कर सकते, ठीक है ना। और ये इनके कणों का साइज इतना छोटा होता है। विलयन के जो कण होते हैं उनका व्यास जो है वो लगभग 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, मतलब 10⁹ मीटर से भी कम होता है। तो फिर वे प्रकाश को फैलाते भी नहीं हैं और वे हमें नग्न आँखों से दिखाई भी नहीं देते हैं। तो हमने विलयन के बारे में समझा, और विलयन के लिए हमने शक्कर पानी को बहुत अच्छी तरीके से पानी में शक्कर को जब मिला लिया तो वो हमारा विलयन तैयार हो गया, और उसका मिश्रण क्या हो गया, समांगी हो गया, वो एक मेक हो गए।
अब छानकर उसको आप अलग नहीं कर सकते, है ना, वो प्रकाश को फैलाते भी नहीं है और वह आपको नॉर्मली आँखों से दिखाई भी नहीं देंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो विलयन का जो मिश्रण का प्रकार है वो समांगी है, लेकिन छानकर आप विलय के कणों को पृथक नहीं कर सकते और प्रकाश को वो फैलाते भी नहीं है और वह सामान्य रूप से आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं। तो एक राइट हो गया है समांगी के नाम पर और 3 क्रॉस हो गए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो विलियन में आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये अगर आप ट्रिक से अगर ये पॉइंट याद रख लें तो 1 राइट और 3 क्रॉस से भी आप विलियन को समझ सकते हैं। और मैंने आपको बेसिकली बता दिया कि आप शक्कर और पानी को दिमाग में रखेंगे तो आपको, और वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हुआ है ना, मिक्स हुआ शक्कर और पानी का विलियन है, तो फिर आप इनमें अच्छे से समझ जाएंगे कि ये जो चारों गुण हैं आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। अब बात कर रहा हूँ मैं निलंबन की। तो निलंबन में आप ध्यान रखिएगा कि निलंबन में आप ले रहे हैं चाक पाउडर और पानी, ठीक है, मतलब पानी के अंदर आपने चाक पाउडर मिला दिया और उसको चम्मच से हिला दिया, तो फिर क्या होगा उस समय आप देख रहे हैं कि वो मिश्रण का प्रकार कैसा होगा, है ना, क्योंकि इसमें जो चाक पाउडर के कण हैं वो विलय के कण हैं, वो घुलते तो नहीं है बल्कि माध्यम में ही वो माध्यम की जो समष्टि है, यूँ कहें कि उस माध्यम का जो पूरा माध्यम है उसके अंदर ही वो सस्पेंडेड रहते हैं, मतलब ऐसे निलंबित रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो इनको, तो फिर ऐसा जो विलयन, ऐसा जो मिश्रण का प्रकार होगा उसको हम कहेंगे विषमांगी मिश्रण। क्या कहेंगे उसको? विषमांगी मिश्रण। और बिल्कुल डेफिनेटली आप छान कर जो है वो चाक के कणों को अलग भी कर सकते हैं, तो छान कर किए जा सकते हैं अलग। और ये प्रकाश को क्या करेंगे? फैला सकते हैं, क्योंकि जब प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, जब प्रकाश को आप निलंबन में से गुजारते हैं तो वो जो निलंबन के कण हैं वो प्रकाश को क्या करते हैं? उसका प्रकीर्णन करके उसको फैला देते हैं और प्रकाश के मार्ग को क्या करते हैं? दिखा देते हैं। तो यहाँ जब आप शक्कर पानी के विलयन में से प्रकाश गुजारेंगे तो प्रकाश का रास्ता आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप चाक पानी के विलयन में से गुजारेंगे तो वो रास्ता आपको दिखाई देगा, क्योंकि चाक के कण जो है वो बड़े हैं, तो वो क्या करेंगे? प्रकाश को, निलंबन के कण जो होते हैं, मतलब चाक पानी के जो आपका निलंबन रेडी होता है उसके कण बड़े रहते हैं, तो वो प्रकाश को क्या करते हैं? फैला देते हैं, उसका प्रकीर्णन कर देते हैं, तो वो हमें दिखाई दे जाते हैं। और साथ ही दिखते प्रकाश का मार्ग भी हमको दिखाई देता है और वो कण भी हमको दिखाई देते हैं। तो विलय के जो कण हैं वो घुलते भी नहीं है और दिखाई भी दे जाते हैं। तो इस तरीके से हम निलंबन के अंदर ये समझ सकते हैं कि जो चाक पाउडर है उसको अगर आपने पानी में मिलाया तो वो निलंबन है, तो डेफिनेटली वो कैसा मिश्रण होगा? विषमांगी मिश्रण है ना, क्योंकि उसमें कण घुल भी नहीं रहे हैं और साथ में उनको आप छान कर अलग भी कर सकते हैं और वो प्रकाश को फैलाते भी हैं और प्रकाश का मार्ग भी दिखाई देता है और वो नग्न आंखों से हमें दिखाई भी दे जाते हैं। तो यहाँ हम समझ रहे हैं कि ये विषमांगी मिश्रण है, तो एक क्रॉस हो गया है और तीनों हमारे यहाँ पर लाइन से राइट है। मतलब ये है कि ये इनको आप चाक पाउडर और पानी के मिश्रण में आप चाक पाउडर के कणों को छानकर अलग भी कर सकते हैं, ये प्रकाश को फैलाते भी हैं और ये हमें दिखाई भी उसमें दे जाते हैं। निलंबन के जो कण हैं वो दिखाई दे जाते हैं, मतलब चाक के जो कण होंगे वो पानी के अंदर इधर उधर आपको दिखाई देंगे, या फिर आप अगर उनको थोड़ी देर छोड़ देंगे तो वो तली में बैठे हुए भी आपको दिखाई दे जाएंगे। तो ये आपका हो गया निलंबन। तो मेरे ख्याल से वो जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप अगर विलयन में प्रकार ले लेते हैं, जैसे शक्कर पानी का बहुत अच्छे से घुला हुआ विलयन, या आप ले लेते हैं चाक पाउडर का विलयन, तो आपको निलंबन का मतलब समझ में आ जाता है। अब तीसरा है कोलाइडल विलयन। थोड़ा सा आप यहाँ देखिएगा कि मैं अब कोलाइडल विलयन के उदाहरण में ले रहा हूँ शाही और पानी का मिक्सचर या दूध और पानी का मिश्रण। तो दूध और पानी के मिश्रण में आपको ये लगेगा कि वो क्या है? आप लगेगा दूध और पानी भी एक में एक हो गए हैं, तो वो कैसा होना चाहिए? समांगी होना चाहिए। पर ध्यान रखिएगा कि कोलाइडल विलयन समांगी नहीं होते बल्कि विषमांगी होते हैं। अब जो उसका जो मुख्य कारण ये है कि ये निलंबन के कणों से तो छोटे होते हैं, मतलब आप इनको छानकर अलग नहीं कर सकते, है ना, छानकर आप इनको अलग नहीं कर सकते। तो ये निलंबन के कणों से तो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, लेकिन ये प्रकाश किरणों को क्या करते हैं? फैलाते हैं। तो प्रकाश किरणों को फैलाते हैं, इसलिए आप इनको आप छान के अलग नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रकाश किरणों को क्या करते हैं? फैलाते हैं। हाँ, इन्हें आप ये कण, दूध के कण नग्न आंखों से आपको दिखाई नहीं देंगे उसमें,
लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो समझिए कि ये प्रकाश किरणों को क्या करते हैं, फैलाते हैं, मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। तो प्रकाश किरणों को फैलाने की इस प्रॉपर्टी के कारण आप इनको विषमांगी मिश्रण की श्रेणी में रख पा रहे हैं। मतलब अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस देखें तो ये जो निलंबन के कणों से तो छोटे हैं, है ना, तो इनको छान कर आप अलग नहीं कर सकते और ये नग नाकों से दिखाई भी नहीं देते, लेकिन ये इतने पर्याप्त रूप से तो बड़े हैं कि ये प्रकाश का क्या कर देते हैं, प्रकीर्णन कर देते हैं, अर्थात उनको फैला देते हैं। तो हम इनको कहेंगे कि ये कौन सा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये यहाँ विषमांगी है और ये उसके बाद में हम देख रहे हैं कि ये छान कर इनके कणों को आप अलग नहीं कर सकते और फिर ये प्रकाश को क्या करते हैं, फैलाते हैं, लेकिन ये नग्न आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं। तो एक ही प्रॉपर्टी ऐसी है प्रकाश को फैलाना जिसमें आप राइट का निशान लगाएंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि एक ही प्रॉपर्टी है प्रकाश को फैलाना जिसमें आप राइट का निशान लगा दीजिएगा, बाकी तीनों जगह आप रॉन्ग का निशान लगा दीजिएगा। और इनको आप छान कर, नॉर्मली इनको आप छान कर अलग नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसी मेथड होती है अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन, इस विधि से इनको आप कोलाइडल कणों को आप अलग कर सकते हैं। तो वो एक ऑब्जेक्टिव के अंदर इसका एक सिंपल क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरीके से हम अगर केवल ये वाली बात याद रख लें कि मिश्रण छाना, प्रकाश फैला, दिखा, तो इसमें आपके 4 पॉइंट बन जाएंगे। और उसके बाद विलियन के अंदर आप जो शक्कर पानी है वो ले लीजिएगा बहुत अच्छे से घुला हुआ, और निलंबन में आप चाक पानी ले लीजिएगा, और कोलाइडल में आप दूध पानी ले लीजिएगा। लेकिन उसमें देखिएगा कि दूध पानी में भी आप ध्यान रखिएगा कि वो समांगी नहीं है, कैसा है, विषमांगी है, और वो प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है। बाकी बातें आपको दूध पानी में भी वैसे ही दिखाई देगी जैसी आपको सामान्य रूप से विलियन में दिखाई देती है कि छानकर इनको आप अलग नहीं कर सकते, नग्न आंखों से आप देख नहीं सकते। लेकिन ये समांगी की बजाय विषमांगी क्यों है, क्योंकि ये प्रकाश को, क्योंकि यहाँ एक प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट आ रही है कि ये प्रकाश को क्या करते हैं, विलियन की तुलना में क्या करते हैं, कोलाइडल विलियन प्रकाश को क्या करते हैं, फैला देते हैं। तो ये आप जरूर इसमें ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। संतृप्त विलियन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलियन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, इसकी थ्योरी समझने का प्रयास करेंगे। चैनल पर हमने इससे रिलेटेड पूरी एक्टिविटी डाल दी है जिसमें संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन और अति संतृप्त विलियन को एक्टिविटी के द्वारा समझाया गया है। आज हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। क्या है संतृप्त विलियन या सेचुरेटेड सॉल्यूशन? हमें पता है कि ये जैसे मान लीजिए आप नमक जो है इस पानी के अंदर मिला रहे हैं, तो नमक क्या होगा, विलेय, पानी को क्या कहेंगे, विलायक, और ये मिलकर क्या बनाएंगे, विलियन। तो विलियन में कौन कौन हुआ, विलियन में विलायक हुआ और विलेय हुआ, जिनकी मात्राएं क्या होती है, अलग अलग होती है। तो विलियन में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं जो अलग अलग मात्राओं में होते हैं। एक निश्चित तापमान पर क्या होता है कि जब आप विलेय को विलायक में घुलाते हैं तो विलियन की जितनी क्षमता होती है, मतलब इन दोनों के मिलने से विलियन बनता है, तो उसमें जितनी कैपेसिटी होगी, है ना, उतना ही विलेय पदार्थ उसमें क्या होगा, घुलता चला जाएगा। देखिए घुलता चला जाएगा। तो आप इसमें विलेय को विलायक में मिला रहे हैं किसी एक निश्चित तापमान पर, तो विलियन की जितनी क्षमता होगी विलेय पदार्थ उतना ही क्या होगा, घुलता चला जाएगा, या घुल सकता है उतना ही पदार्थ। तो हम कहेंगे कि किसी निश्चित तापमान पर यदि विलियन में विलेय पदार्थ अब घुलना बंद हो जाए, देखिए ये आपका संतृप्त विलियन तैयार हो गया। क्योंकि अब अगर आपने और विलेय इसमें मिलाने की कोशिश करी तो वो नहीं घुलेगा, तो इस विलियन को हम कहेंगे संतृप्त विलियन। ठीक है, मतलब ये इसने अपनी क्षमता को पा लिया है इस विलियन ने एक निश्चित तापमान पे कि अब इतना ही विलेय पदार्थ इसमें घुल सकता था, अब और विलेय पदार्थ नहीं घुलेगा इस तापमान के ऊपर, तो इस विलियन को हम कहेंगे संतृप्त विलियन। तो फिर असंतृप्त विलियन किसे कहते हैं, ये भी हमें देखना होगा। असंतृप्त विलियन एक ऐसा विलियन होता है जिसके अंदर हम कहते हैं कि विलियन में जो विलेय पदार्थ की मात्रा है वो इस संतृप्तता के स्तर से क्या होती है, कम होती है। मतलब संतृप्तता के स्तर से कम है, मतलब उसमें और विलेय पदार्थ घुल सकता है, तो हम कहेंगे वो कौन सा विलियन है, असंतृप्त विलियन है। याद रखिएगा, संतृप्त विलियन में जो उपस्थित विलेय होता है उसकी मात्रा उसकी क्या कहलाती है,
घुलनशीलता कहलाती है। तो हमने पढ़ा संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन को, कि संतृप्त विलयन में निश्चित तापमान पर विलयन में विलेय पदार्थ अब नहीं घुल सकता, तो ये संतृप्त विलयन है। और जो विलेय पदार्थ की मात्रा अगर संतृप्तता से कम है तो उसे हम कहेंगे असंतृप्त विलयन। धन्यवाद। विलयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लास 9th चैप्टर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट साइंस में बेसिक्स है। आइए देखते हैं। विलयन बनता है विलेय और विलायक से। विलेय क्या होता है, जैसे यहाँ ये नमक है, इसे हम विलेय कहेंगे। इसकी मात्रा प्रायः कम होती है और जो विलायक में घुल सकता है तो वो विलेय है। तो विलेय हुआ हमारा नमक जो विलायक में घुला होता है। अब विलायक कौन है, जिसकी मात्रा प्रायः ज़्यादा होती है और जो विलेय को अपने अंदर घोल लेता है, जैसे जल। हमें पता है कि जल जो है नमक को अपने अंदर घोल लेता है, और कुछ मात्रा में अगर हम चिमटी भर नमक डालें पानी के अंदर तो पूरी तरह से घुल जाता है। तो ये यहाँ हम कहेंगे कि विलेय आपका नमक है और विलायक जल है। और जब नमक और जल आपस में मिल जाते हैं या जल नमक को घोल लेता है तब बन जाता है विलयन। मतलब दोनों को मिलाकर बनता है विलयन। अब हम बात करेंगे कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो जो विलयन की सांद्रता है वो विलेय की मात्रा और विलयन की मात्रा के अनुपात के बराबर होती है। मतलब जो विलेय है, विलेय जैसे अभी हमने यहाँ विलेय के बारे में बात की थी, नमक विलेय है ना, तो विलेय की मात्रा जो विलयन की किसी दी हुई मात्रा में है ना, विलयन मतलब नमक और पानी मिलकर विलयन बना रहे हैं, तो विलेय की मात्रा जो विलयन की किसी दी हुई मात्रा के अंदर मौजूद होती है उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। मतलब आपको जो नमक की मात्रा नमक और पानी के विलयन में मौजूद है उसे हम कहेंगे उस विलयन की सांद्रता। तो समझ में आया सांद्रता का मतलब, कि नमक की मात्रा नमक और पानी के विलयन में मौजूद जितनी होती है उसे उस विलयन की क्या कहते हैं, सांद्रता। मतलब अगर आप परिभाषा के रूप में कहना चाहें तो विलेय पदार्थ जैसे नमक की मात्रा जो विलयन मतलब नमक और पानी की दी हुई मात्रा में मौजूद हो उसे विलयन की क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। आइए अब हम विलयन का द्रव्यमान परसेंटेज भी निकाल लेते हैं कि अगर किसी विलयन का हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो हमें सिर्फ यही वाला फार्मूला दिमाग में रखना है कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान, इसका अनुपात ले लेंगे। देखिए यहाँ मात्रा की जगह द्रव्यमान शब्द आ गया, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान इंटू 100% आप कर देंगे तो हमें विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। तो अब विलयन का हमें द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने का ये हमारा फार्मूला है। इसके आधार पर हम एक सवाल को लेते हैं। मान लीजिए सवाल ऐसा है, आंकिक प्रश्न है कि एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। मतलब कोई विलयन है और उसमें 320 ग्राम विलायक जल है, तो 320 ग्राम तो आपका विलायक हो गया, वो कौन है, जल है, जैसा कि अभी हमने यहाँ देखा था। और 40 ग्राम साधारण नमक वो कौन है, विलेय है। आपको क्या ज्ञात करना है, विलयन की सांद्रता। एक बात आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर नमक की जगह वो यहाँ सोडियम क्लोराइड भी लिख दे, ठीक है, तो भी हमें इस प्रश्न को इसी तरीके से हल करना है। और साथ में कई बार वो ये भी कह देते हैं कि सपोज मान लीजिए कि 293 केल्विन पर जल में नमक को घोला गया है, तो इस तापमान पर सांद्रता ज्ञात करो, तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तापमान का बहुत अधिक वहाँ इंपॉर्टेंस आंसर में नहीं है। मतलब वो ये कि 293 केल्विन लिखा है, इसका मतलब है कि वो 293 केल्विन तापमान पर सांद्रता हो जाएगी। मतलब उसको 293 केल्विन को कहीं भी उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। अंत में आप लिख दीजिएगा कि ये जो इसी क्वेश्चन को इसी तरीके से हल करना है और अंत में लिखना है कि ये 293 केल्विन पर सांद्रता हो जाएगी। मतलब यहाँ आपको ताप के बारे में कहीं भी अपने उत्तर में उल्लेख नहीं करना होगा। तो ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा कि साधारण नमक या नमक के प्लेस पर वो सोडियम क्लोराइड लिख दे या
कोई टेम्परेचर दे दे तो डोंट वरी, टेम्परेचर को आपको यहाँ आंसर में लेकर नहीं चलना है ना, लास्ट में आप लिख दीजिएगा। देखिए अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो विलियन की सांद्रता हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा आप कि जो विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत है वही उसकी सांद्रता कहलाएगी इस समय। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलियन का द्रव्यमान इंटू 100%। अब आप ध्यान से देखिएगा कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, तो विलेय कौन है, नमक है, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना हो गया 40 ग्राम, ठीक है। अब विलियन का द्रव्यमान देखें, तो विलियन किससे बना है, अभी हमने देखा है वो बना है विलेय और विलायक दोनों से, मतलब नमक और पानी दोनों से। यहाँ विलेय पदार्थ का द्रव्यमान तो नमक है, तो नमक लिख दिया आप, 40 ग्राम लिख देंगे। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो ये जो आपका विलियन का द्रव्यमान है, तो विलियन का द्रव्यमान तो देखिए विलायक और विलेय दोनों से मिलेगा, तो 40 + 320 हो जाएगा इंटू 100%। अब तो प्योर मैथमेटिक्स हो गया आपका, गणित इतना छोटा सा गणित है, तो 40 बटे आपका हो गया 320 में 40 जोड़ा 360 इंटू 100%। और अगर आप इसमें भाग लगाएंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, और 4 से 36 काटने जाएंगे तो 1/9 हो जाएगा। तो 1/9 इंटू 100%, और 100 में आप 9 का डिवीजन कर देंगे तो आ जाएगा विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत या उसकी सांद्रता 11.11%। और अभी जो मैंने बात कही वो भी आप याद रखिएगा कि यहाँ पर आप सोडियम क्लोराइड लिखा है, डरिए मत। यहाँ पर अगर 293 केल्विन टेम्परेचर पर सांद्रता ज्ञात कीजिए लिखा हुआ आ जाए तो क्वेश्चन को पूरा ऐसे ही सॉल्व कर दीजिएगा और लास्ट में लिख दीजिएगा कि यहाँ 293 केल्विन पर विलियन की सांद्रता इतनी है, बस। धन्यवाद। क्या आपने कभी पतले कागज को पानी में डुबोकर देखा है? आपने देखा होगा कि पानी उसमें ऊपर चढ़ता है। अब आप ऐसा कीजिएगा कि उसी पतले कागज के ऊपर एक शाही का धब्बा लगाकर पानी में डुबोइएगा। शाही के धब्बे को पानी की सतह से ऊपर रखना, फिर आप देखिएगा क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी इसी का नाम है। क्या है क्रोमेटोग्राफी? जैसे मान लीजिए आपके पास में ये एक फिल्टर पेपर है, इसकी एक पतली परत है आपके पास में, और उस पर आपने एक ये निशान स्केल से लगा लिया है, और स्केल से निशान लगाने के बाद इस पर एक शाही का धब्बा डाल दिया है। शाही जो आपके पास उपलब्ध हो उसका आप इस पर एक धब्बा बना दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से एक ग्लास या बीकर या बर्तन में जिसके आर पार थोड़ा दिखाई देता हो, कांच का ग्लास ले सकते हैं, बीकर ले लें, तो बीकर के अंदर इस तरीके से पानी भर लेंगे। और पानी भरने के बाद ये जो कागज़ की जो स्ट्रिप है, जिसको हम आप फिल्टर पेपर का एक टुकड़ा है, इस टुकड़े को हम क्या करेंगे, जो शाही का जो धब्बा लगा है उसको इसके अंदर डुबोएंगे। डुबोते वक्त ध्यान रखना है कि ये जो निशान है, मतलब ये जो शाही का धब्बा है, ये इसके ऊपर रहना चाहिए। तो चलिए हम इसको डुबो देते हैं और हम देखते हैं कि ये इस तरीके से इसके अंदर हम डुबोते हैं। तो फिर हम एक मज़ेदार घटना होनी पाते हैं। वो क्या होता है कि यहाँ से पानी चढ़ना शुरू होता है, और ये जो शाही का धब्बा है, इस शाही के धब्बे में से बड़े आश्चर्यजनक तरीके से अलग अलग रंग निकलना शुरू होते हैं, कलर निकलना शुरू होते हैं, और वो अलग अलग दूरियों तक जाते हैं, ऊंचाइयों तक जाते हैं। मतलब यहाँ से अलग अलग ऊंचाइयों तक जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर रंगों को आप यहाँ से अलग अलग कर सकते हैं, और यही विधि कहलाती है क्रोमेटोग्राफी। कैसे करते हैं, देखिए कैसे रंग अलग होते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। हालांकि मैंने रंगों को सेपरेट करने के लिए कुछ काल्पनिक रंगों का भी सहारा लिया है, पर इस तरीके से आपके रंग क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। मतलब ये पानी देखिए यहाँ से ऊपर चढ़ा, और ये रंग जो है अलग अलग हो गए, कुछ ज़्यादा ऊंचाई तक गए, कुछ कम ऊंचाई तक गया, है ना। तो ये इस तरीके से रंगों का अलग होना कहलाता है क्रोमेटोग्राफी। और इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि यहाँ आप सोच सकते हैं कि इस कागज़ को यहाँ टिकाया कैसे होगा, कैसे खड़ा किया होगा इसको। तो आप यहाँ पर कोई एक ऐसी कांच की छड़ वगैरह या कोई ऐसा टुकड़ा आप यहाँ पर इस बीकर पर रख दीजिएगा, और उसके ऊपर पेपर क्लिप लगा दीजिएगा, और पेपर क्लिप में इस कागज़ को टांग दीजिएगा। ऐसा आप कर सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं हम लोग कि उसके किसी भी मिश्रण से उसके घटकों को अलग करने की एक विधि है क्रोमेटोग्राफी। मतलब कोई भी मिक्सचर है तो उसमें जितने कंपोनेंट्स होते हैं, कलर्स होते हैं, उनको अलग करने की एक विधि है। आपके पास कोई मिश्रण है,
उसके घटकों को अलग करना है, तो क्रोमेटोग्राफी भी एक विधि है उसको अलग करने की। पिछले वीडियोस में हमने कई विधियों को पढ़ा है। अब यहाँ जो हमने ये शाही ली है, इसमें जल विलायक है और डाई विलेय के रूप में, मतलब ये जो शाही है इसमें जल क्या है, विलायक है, और डाई क्या है, विलेय के रूप में है। ठीक है, अब आप इस विधि को समझिए कि इसमें शाही की बूंद को एक फिल्टर पेपर की पतली परत पर लगाकर क्या किया हमने, उसे जल से भरे बीकर में इस प्रकार से डुबोया है कि जो बूंद वाला भाग है वो जल की सतह के क्या है, ऊपर है। अब जैसे ही ये जल फिल्टर पेपर पर ऊपर जाता है तो अपने साथ क्या करेगा, वो डाई के कणों को भी लेकर जाएगा। अब डाई जो है वो क्या होता है, 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण है। तो कौन सा रंग ज़्यादा ऊपर जाएगा, रंग का वो वाला घटक जो जल में ज़्यादा घुलनशील होगा वो तेज़ी से ऊपर जाएगा, जो थोड़ा कम घुलनशील होगा वो धीरे ऊपर जाएगा। तो जो तेज़ी से ऊपर जाएगा वो ज़्यादा ऊपर निकल जाएगा, जो धीरे जाएगा वो नीचे, थोड़ा नीचे रह जाएगा, जो और धीरे होगा वो और नीचे रह जाएगा। तो इस तरीके से हमारे जो रंग है वो पृथक पृथक हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? मतलब इसमें क्या हुआ कि रंग का जो घटक जल में ज़्यादा घुलनशील है वो तेज़ी से ऊपर उठ गया है, जो उससे कम घुलनशील है वो थोड़ा उससे नीचे है। तो रंग यहाँ से क्या हो गए, रंगों का क्या हो गया, पृथक्करण हो गया, और हमने देख लिया कि इसमें कौन कौन से रंग शामिल है। तो इस तरीके से आप क्रोमेटोग्राफी की विधि का ये बहुत सारे उपयोग हैं इसके, और इसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को अलग करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। जैसे ये जल में घुले हुए जो विलेय पदार्थ हैं, डाइज वगैरह हैं, वो इनको आप अलग करने में इसका उपयोग करते हैं। तो महत्वपूर्ण रूप से इसके जो अनुप्रयोग हैं वो हैं कि डाई में रंगों को अलग करने में, जैसा कि अभी हमने देखा, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट जो होता है उनका नेचुरल जो कलर्स होते हैं उससे उनके पिगमेंट को अलग करने में, मतलब आप पृथक करने में तो तीनों जगह लिखेंगे, डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, और रक्त से नशीले पदार्थ या ड्रग्स को पृथक करने में इसका उपयोग हम करते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो ग्रीक में कोमा का अर्थ होता है रंग, है ना, तो इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में उपयोग में लाया गया था, है ना। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम पड़ गया क्रोमेटोग्राफी। तो ग्रीक में क्रोमा का अर्थ होता है रंग, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, क्रोमेटोग्राफी पड़ा। धन्यवाद। शाही से रंग अलग करने का जादू, अरे नहीं जादू नहीं, विज्ञान। ये तो हमारे क्लास 9th में चैप्टर 2 का एक पार्ट है कि शाही से आप अगर रंग अलग करना चाहें तो कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इस पूरे प्रयोग को समझे अपन कि जो रंग वाला घटक है डाई, जिसको हम शाही के अंदर जो काला या नीले रूप में रहता है ना, तो वो रंग वाले घटक या डाई को जो है काली या नीली शाही से आप कैसे अलग करेंगे। मतलब कलर को या रंग को शाही से अलग करना है आपको, ठीक है। अब शाही क्या होती है, शाही तो रंग और पानी का मिश्रण है, ठीक है। तब देखिए हमने क्या किया, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये स्टैंड है, ये बर्नर लगा है, ठीक है। यहाँ आपने एक बीकर लिया हुआ है, इसमें आपने बीकर में क्या किया है, आधा पानी से भरा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। इसके मुंह पर यहाँ वॉच ग्लास रख दिया है, ठीक है, ये वॉच ग्लास है। और आपने क्या किया, इसमें कुछ बूंदे यहाँ पर शाही की डाल दी है वॉच ग्लास के अंदर। और फिर आपने बीकर को क्या किया, ये इस तरीके से आपने बीकर को गर्म किया। तो गर्म करने पर क्या होगा, जब आप बीकर को गर्म करेंगे तो वॉच ग्लास में क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। ये शाही है तो यहाँ वाष्पीकरण होगा, ठीक है। अब वाष्पीकरण होगा तो शाही में कौन कौन है, अब देखिए ये अब वाष्पीकरण होगा तो वाष्पीकरण में क्या होगा, आप देखें शाही जो है जल में रंग का मिश्रण है। ये शाही जो है इसमें जल और रंग दोनों होते हैं, है ना, जल और रंग का मिश्रण है। तो वाष्पीकरण किसका होगा, जल का होगा। तो यहां से अब जल का क्या होना शुरू हो जाएगा, वाष्पीकरण। एक्चुअली यहां क्या है कि हमें एक बात समझना होगी कि ये जो शाही है, ये शाही हमने क्या कहा, जल में रंग है। तो जल क्या है, विलायक है, और रंग क्या है, विलेय है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो पानी है, जल है, वो विलायक है, और एक रंग है जिसको हम डाई बोल रहे हैं, वो विलेय है। ये मिलके क्या बनाते हैं, शाही बनाते हैं, ठीक है। तो शाही जल में रंग का क्या है, मिश्रण है। अब जब आप यहां पर ये वॉच ग्लास में वाष्पीकरण होगा तो वाष्पीकरण किसका होगा, वाष्पीकरण होगा जल का। तो जल का वाष्पीकरण होगा, ठीक है। और जब जल का वाष्पीकरण होगा तो ये यहां आपके चेंजेस, लगातार चेंजेस आएंगे और वाष्पीकरण होता रहेगा जल का।
जब ये चेंजेस दिखना बंद करे तब जाकर आप बर्नर को क्या करेंगे, बंद करेंगे, या यूं कहें कि गर्म करना बंद करेंगे। तो जो वाष्पीकरण होगा वो किसका होगा, वाष्पीकरण होगा विलायक का। विलायक कौन है यहाँ पे, जल है, तो गर्म करने पर जल का वाष्पीकरण होगा। देखिए विलय विलायक की अगर थ्योरी नहीं भी समझ में आए तो सीधी बात है कि शाही में दो चीजें मिली हुई है, एक तो रंग और एक पानी, ठीक है, तो पानी का वाष्पीकरण होगा तो रंग बच जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, देखिए यहां से अब कौन बच रहा है, देखिए यहां पर ये आपका रंग क्या होगा, बच जाएगा, और ये आपका वाष्पीकरण हो जाएगा। तो अंततः जो है विलय अर्थात रंग या डाई वाच ग्लास में क्या होगा, इस तरीके से बच जाएगा। तो हमने देखा कि रंग वाले घटक या काली नीली को काली नीली शाही से अगर आपको पृथक करना है तो आपको क्या करना है, जस्ट एक व्यवस्था करना है, बीकर को आधा पानी से भरना है, ऊपर वॉच ग्लास रख देना है बीकर के, नीचे से उसको गर्म करना है, और यहाँ पे ये जो है शाही आपकी कुछ बूंदे आपको शाही की यहाँ डाल देना है, और फिर आपको देखना है कि जैसे आप यहाँ से ये बर्नर ऑन करेंगे तो यहाँ पर ये जल का वाष्पीकरण होगा, और जो रंग है आपका जिसको आप कह रहे हैं विलय, जो रंग आपका डाई है वो वाच ग्लास में बचा रहेगा। अब मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ, उसके बाद में हम वीडियो को एंड करेंगे, कि आपके विचार में वाच ग्लास में किसका वाष्पीकरण हुआ है, मतलब यहाँ जो वाच ग्लास में वाष्पीकरण हुआ है किसका हुआ है, करेक्ट, जल का वाष्पीकरण हुआ है। साथ ही मैं पूछना चाहूंगा क्या वाच ग्लास पर कोई अवशेष बचा है, तो करेक्ट आप बोलेंगे कि वाच ग्लास में क्या हुआ है, विलय है ना, विलय कौन है यहाँ पे, रंग, जो डाई है आपका वो वाच ग्लास में बचेगा, मतलब जो रंग है आपका वो बच जाएगा, रंग वाला घटक डाई है ना वो आपका क्या होगा, बच जाएगा। अब आप क्या प्रतिपादित करेंगे, क्या शाही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है। अब शाही के बारे में क्या जानना चाह रहे हैं आप, क्या बताना चाह रहे हैं, शाही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है, तो आप कहेंगे कि शाही क्या है, एक मिश्रण है, ये जल में रंग का क्या है, मिश्रण है। धन्यवाद। दो अघुलनशील द्रवों को किस प्रकार पृथक करते हैं, अलग करते हैं। मान लीजिए दो द्रव ऐसे हैं जो आपस में घुलते नहीं हैं, तो उनको फिर कैसे हम अलग करेंगे। 9th साइंस चैप्टर 2 का यह महत्वपूर्ण पाठ्यांश है, आइए देखते हैं। कीप के प्रयोग से दो अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण करना बहुत आसान है। दो अघुलनशील द्रव अगर हमारे पास में हैं तो हम उनको किस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर एक पृथक्करण कीप आपको दिखाई दे रही होगी, पूरा एक बर्तन है जिसमें यहाँ स्टॉप कॉर्क लगा है, और इस तरीके से ये नीचे की ओर इस तरीके से आकृति इसकी बनाई हुई है, और ये यहाँ पूरा एक पृथक्करण कीप का एक शेप आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ से ये लिक्विड नीचे की ओर जा सकता है। और फिर इसमें क्या करेंगे कि दो अघुलनशील द्रव लेंगे, एक हम लेंगे मिट्टी का तेल और दूसरा लेंगे जल, और मिट्टी का तेल मान लीजिए जल में मिला हुआ है, तो उस मिश्रण को क्या करेंगे, एक इस पृथक्करण कीप में डाल देंगे। तो डाल देने से क्या होगा कि जैसे ही हम इस पृथक्करण कीप में इसको डालेंगे, तो डालने के बाद हमें क्या करना है, ये स्टॉप कार्क लगा हुआ रहेगा, और इसको इस तरीके से ऊपर से डाल देंगे, और कुछ देर हम इसको छोड़ देंगे, ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। पड़ा रहने देने से क्या होगा कि जल और तेल की अलग अलग परत बन जाएगी, मतलब जल नीचे आ जाएगा और तेल उसके ऊपर तैरेगा, मतलब जल की परत नीचे रहेगी और तेल की परत ऊपर रहेगी। इसका जो कारण है वो ये है कि ये घनत्व के कारण ऐसा होता है। जो जल है उसकी जो मास डेंसिटी है या घनत्व है वो मिट्टी के तेल के घनत्व या केरोसिन के घनत्व से क्या है, ज़्यादा है, तो वो नीचे रहेगा। और मिट्टी के तेल का जो घनत्व या मास डेंसिटी है वो जल की तुलना में कम है, तो वो उसके ऊपर तैरेगा। तो इस तरीके से जल और तेल की अलग अलग परत बन जाएगी। तेल ऊपर रहेगा, मिट्टी का तेल ऊपर, और जल कहाँ रहेगा, नीचे की ओर रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इस स्टॉप कार्क को खोलेंगे, नीचे इसके एक बर्तन लगा लेंगे बीकर वगैरह लगाकर,
इस जल को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और जैसे ही ये जल निकलते निकलते आएगा तो मिट्टी का तेल भी साथ 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 नीचे की तरफ आएगा। तो जैसे ही मिट्टी का तेल इस स्टार कार के सिरे पर पहुंचेगा, नीचे की तरफ आए, और इसको क्या करना है, हमें स्टॉप कार को वापस क्या कर देना है, बंद कर देना है। तो मिट्टी का तेल क्या होगा, इस पृथक्करण कीप में बच जाएगा और जल नीचे हम बीकर में इकट्ठा कर लेंगे। जो हमने इसका सिद्धांत समझा वो ये है कि जो अघुलनशील द्रव होते हैं, जो आपस में नहीं मिलते हैं, जैसे कि मिट्टी का तेल और जल, तो उनको आप उनके घनत्व के अनुसार अलग अलग परतों में अलग अलग कर सकते हैं। जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो नीचे आ जाएगा, जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर रहेगा। नीचे वाले को आप अलग एकत्र कर लीजिए, ऊपर वाला पृथक्करण कीप या पात्र में बच जाएगा। और इसके जो अनुप्रयोग हैं इस कीप के प्रयोग के, वो यही है कि तेल और जल का जो अघुलनशील मिश्रण होगा उसको हम अलग कर सकते हैं। और दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण उपयोग है वो ये है कि जो धातु शोधन होता है उसके दौरान लोहे को पृथक करने में भी इसका उपयोग होता है। क्योंकि क्या होता है कि जो हल्का जो धातुमल होता है उसको ऊपर ऊपर से हटा लेते हैं और भट्टी की निचली सतह पर जो है पिघले हुए लोहा बच जाता है। तो ये भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि लोहे को भट्टी की निचली सतह पर पिघले हुए लोहे को हम प्राप्त कर सकते हैं इस टेक्निक से। और जो हल्का जो स्लेग होता है जिसको आप धातुमल कहते हैं वो ऊपर से अलग कर लेते हैं। तो ये कीप के प्रयोग से हम दो अघुलनशील द्रवों को पृथक कर सकते हैं। धन्यवाद। नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण का पृथक्करण कैसे करेंगे? यहाँ हमें जान लेना आवश्यक है कि जो अमोनियम क्लोराइड है उसमें ऊर्ध्वपातन का गुण होता है। ऊर्ध्वपातन समझते हैं ना? अमोनियम क्लोराइड को जब गर्म करते हैं तो वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। तो फिर ऐसे में चूंकि नमक में तो ऊर्ध्वपातन का गुण होता नहीं है, तो नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण का पृथक्करण हम ऊर्ध्वपातन के गुण का उपयोग करके कर सकते हैं। कैसे, देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक चीनी मिट्टी की प्याली है और उसमें आपने अमोनियम क्लोराइड और नमक का चूर्ण लिया है। ठीक है, एक व्यवस्था है। चीनी मिट्टी की प्याली में आपने अमोनियम क्लोराइड और नमक का चूर्ण लिया है। ये यहाँ मैंने संकेत के रूप में अमोनियम क्लोराइड को और यहाँ मैंने नमक को बताया है। और ये रेड में आपको चीनी मिट्टी की प्याली दिख रही होगी। इसमें आपने कीप को उल्टा रख दिया है और उसके ऊपर एक रुई का टुकड़ा लगा दिया है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, मान लीजिए ये आपका स्टैंड है जिस पर ये रखा है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने जो अभी तक किया उसको देख लेते हैं कि अमोनियम क्लोराइड और नमक का चूर्ण एक चीनी मिट्टी की प्याली में लिया, कीप को उसके ऊपर उल्टा रखा, कीप के एक सिरे पर रुई का टुकड़ा रखा। अब हम बर्नर की मदद से क्या करेंगे कि इस चाइना डिश को या चीनी मिट्टी की प्याली को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो ये बर्नर हमने लिया है और इस बर्नर की मदद से हम इस चीनी मिट्टी की प्याली को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अब गर्म करने के बाद क्या होगा, देखिए कि चूंकि हमने अभी कहा कि अमोनियम क्लोराइड के अंदर जो है ऊर्ध्वपातन का गुण होता है, तो ये सीधे क्या होगा, ठोस से वाष्प में परिवर्तित होगा, मतलब गैसीय अवस्था में सीधे परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका ये यहाँ वाष्प बना अमोनियम क्लोराइड आएगा और उसके बाद में जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर की ओर जाकर ठंडा होने पर ये फिर से जो है ठोस अवस्था से आपका ये यहाँ तो ये गैस अवस्था में बदला और अब ऊपर जाकर ये पुनः देखिए इस तरीके से ये वापस से ठोस अवस्था में ठंडा होकर जम जाएगा। तो ये वापस से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा इस तरीके से हमें प्राप्त होगा ठोस बना अमोनियम क्लोराइड। तो ये अमोनियम क्लोराइड हम यहाँ से इकट्ठा कर लेंगे और यहाँ हमारा जो शेष बचेगा वो देखिए क्या बचा है हमारे पास, वो बचा है केवल नमक। मतलब क्या हुआ कि यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ है अमोनियम क्लोराइड, वो तो हमने हमारा अलग हो गया, ऊर्ध्वपातन के गुण के कारण ऊपर की ओर चला गया। और जो यहाँ प्याली में शेष बचा वो क्या है, जो ऊर्ध्वपातित नहीं हो सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस प्रयोग में यहाँ ये अशुद्धि है, इस प्रकरण में नमक को हम अशुद्धि मान सकते हैं कि ये ऊर्ध्वपातन का इसने गुण प्रदर्शित नहीं किया, तो यहाँ प्याली में शेष बची रह गई। तो यहाँ से आप नमक अलग कर लिया, यहाँ आपने अमोनियम क्लोराइड को अलग कर लिया। इस प्रक्रिया से आप नमक के साथ कपूर, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन आदि ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले ठोस पदार्थों को भी यहाँ
लेकर ये प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे? क्लास 9th में साइंस में चैप्टर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट ये बात बताई गई है कि अगर मान लीजिए दो घुलनशील द्रव हैं आपके पास ऐसे दो द्रव हैं जो घुले हुए हैं आपस में, जैसे जल और एसीटोन, ठीक है। तो पानी और एसीटोन आपके पास में है जो घुले हुए हैं। अब इनको आप अलग कैसे करेंगे? तो हम इसे अलग करेंगे आसवन की विधि से। किस विधि से? आसवन की विधि से। और ध्यान रखिएगा, आसवन की विधि, आसवन विधि और प्रभाजी आसवन दोनों अलग अलग हैं। तो अभी हम इसको आसवन की विधि से पृथक करेंगे जल और एसीटोन के विलयन को। हम यहाँ आसवन की विधि का ही उपयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जल और एसीटोन के जो क्वथनांक है, जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, उसमें ज़्यादा अंतर होता है, करीब 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा का अंतर है। तो जब ज़्यादा अंतर होता है दोनों द्रवों के बीच में जो घुले हुए हैं, तो फिर हम आसवन विधि का यूज़ करते हैं। अगर कम अंतर होता है, जैसा 25 केल्विन से कम का अंतर हो, तो फिर प्रभाजी आसवन। तो यहाँ चूंकि ये 40 केल्विन से ज़्यादा का डिफरेंस है, तो इसलिए हम इसमें आसवन विधि का उपयोग करेंगे। तो जल और एसीटोन के विलयन को, ये घुलनशील द्रव हैं, इनके मिश्रण को हम आसवन की विधि से अलग करेंगे। एसीटोन क्या होगा? जल्दी वाष्पित हो जाएगा। मतलब जब आप इसको गर्म करेंगे तो एसीटोन क्या होगा? जल्दी वाष्पित हो जाएगा। और जल उतनी जल्दी वाष्पित नहीं हो पाएगा, तो वो बच जाएगा। इसके लिए हम करेंगे क्या? जल और एसीटोन के मिश्रण को एक आसवन फ्लास्क में इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है, और एक थर्मामीटर को इस तरीके से लगा देंगे। अब इस मिश्रण को हम धीरे धीरे गर्म करेंगे। देखिए बर्नर है, स्टैंड लगा दीजिएगा एक यहाँ पर, इस तरीके से एक स्टैंड करके क्लैम्प कर दीजिएगा ताकि ये हम इसको सही प्रकार से टिका सकें इस आसवन फ्लास्क को। और यहाँ से एक निकास नली दे दीजिएगा और जल संगणक से उसका संबंध कर दीजिएगा। जल संगणक में क्या होगा कि ये ठंडा पानी इंटर करेंगे और यहाँ से बाहर कर देंगे, तो ये जो नली है, ये जो निकास नली है, ये इस ठंडे पानी के जल संगणक में से निकलेगी और ये यहाँ आ जाएगी। यहाँ एक बर्तन रहेगा, तो इसमें ये जो है एसीटोन आपका अलग हो जाएगा। अब कैसे अलग होगा कि जब आप जल और एसीटोन के मिश्रण को एक आसवन फ्लास्क में लेंगे और बर्नर के द्वारा जब उसको गर्म करेंगे, तो क्या होगा? एसीटोन जो है वो वाष्पीकृत हो जाएगा। अब एसीटोन जल्दी वाष्पीकृत होगा क्योंकि उसका जो क्वथनांक है वो कम है, जल का ज़्यादा है। तो करीब करीब ये 56 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास एसीटोन का क्वथनांक है, जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो वो यहाँ कहीं एसीटोन जो है जल्दी क्या होगा, उसका क्वथनांक चूंकि कम है, तो वो क्या होगा? जल्दी से वाष्पीकृत होगा। और वाष्पीकृत होगा तो हम उसको क्या करेंगे कि इस जल संगणक में से उसको, उसकी वाष्प को यहाँ जल संगणक में से गुजारेंगे, तो वो संघनित होगा और संघनित होकर हम उसको क्या करेंगे? एक बर्तन में इकट्ठा करेंगे। तो ये जल जो है ये यहाँ पर इस तरीके से आखिरी में ये जल यहाँ पर आसवन फ्लास्क में हमारा बच जाएगा। तो हमने जो सीखा वो क्या है? हमने सीखा कि दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अगर पृथक करना है, तो अगर उनके क्वथनांकों में अंतर ज़्यादा है तो फिर आसवन विधि से उनको हम पृथक कर सकते हैं। जैसे आसवन विधि में क्या होता है कि ऐसे द्रवों को अलग करने में इसका यूज़ होता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं, ठीक है ना। और एक तो विघटित नहीं होते हैं और उबल जाते हैं, और इनके घटकों के क्वथनांकों में अधिक अंतर होता है। जैसे कि एसीटोन का क्वथनांक जल्दी आ जाता है, जल का देर से आता है। तो फिर ऐसे में क्या होगा कि हमने भी उस विधि को समझा है कि एसीटोन और जल के मिश्रण को आसवन फ्लास्क में ले लेंगे और आसवन फ्लास्क में एक थर्मामीटर लगाएंगे। उपकरण को, पूरे उपकरण को चित्रानुसार आप व्यवस्थित कीजिएगा। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करेंगे, एसीटोन वाष्पीकृत होगा और जल संगणक, ये यहाँ पर जल संगणक है, इसमें संघनित होगा और इस एसीटोन को हम बर्तन में ले लेंगे और जल यहाँ आसवन फ्लास्क में शेष रह जाएगा। और इसे हम कौन सी विधि कह रहे हैं? आसवन विधि कह रहे हैं। प्रभाजी आसवन विधि भी होती है, परंतु उसमें उन द्रवों को अलग करने में उसका यूज होता है जिनके बीच में 25 केल्विन से कम का डिफरेंस होता है। यहाँ तो डिफरेंस 40 केल्विन से ज़्यादा है, इसलिए हम आसवन विधि का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।
दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को प्रभाजी आसवन की विधि से कैसे पृथक करेंगे। अगर हमारे पास दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव हैं और जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स या क्वथनांक में अंतर 25 केल्विन से कम है तो उनके मिश्रण को हम प्रभाजी आसवन की विधि से अलग कर सकते हैं। तो इसके पहले हमने आसवन विधि को भी पढ़ा था, तो ये भी लगभग आसवन विधि की तरह ही है, परंतु आसवन विधि में क्या था कि क्वथनांकों में अधिक अंतर था। जब दो घुलनशील द्रवों के क्वथनांकों में अधिक अंतर था तो हम आसवन विधि का यूज करते थे। यहाँ अगर क्वथनांकों में कम अंतर है तो प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करेंगे। ये भी साधारण आसवन की तरह ही है। जैसे हम साधारण आसवन में क्या करते हैं, हमने जो किया था हम देख लेते हैं। हम साधारण आसवन में क्या करते थे, साधारण आसवन विधि में हम क्या करते थे, हम मिश्रण को इस तरीके से गर्म करते थे और एक निश्चित क्वथनांक पर इनमें से किसी एक की, मतलब थोड़ी जल्दी किसी एक पदार्थ की वाष्प बन जाती थी, तो वो वाष्प एक नली द्वारा हम दूसरे बर्तन में भेजने से पहले क्या करते थे कि उसको रास्ते में ठंडा करते थे। वो ठंडा करते थे तो वो दूसरे बर्तन में द्रव के रूप में आ जाती थी। ये हमारी आसवन विधि है जिसका वर्णन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब इसमें अलग क्या है, अलग ये है कि बीच में हमने क्या किया है, इस चित्र को और इस चित्र को अगर आप ध्यान से देखें तो हमने एक प्रभाजी कॉलम को बीच में बढ़ा दिया है। प्रभाजी कॉलम एक ऐसी नली है जो कि ग्लास या शीशे के टुकड़ों से भरी है और ये गुटके क्या करते हैं, वाष्प को, ये यहाँ से जो वाष्प निकलेगी उस वाष्प को ठंडा करके और संघनित करने के लिए, ठंडा और संघनित करने के लिए एक सरफेस प्रदान कर देते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा हमारे पास में एक प्रभाजी कॉलम हमने इसमें बढ़ा दिया है इस चित्र में, और इस चित्र में ये फ़र्क रहेगा। जब आप आसवन विधि का यूज़ करेंगे या प्रभाजी आसवन का करेंगे तो एक प्रभाजी कॉलम इसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा। और उससे क्या होगा कि जो अलग अलग जो पदार्थ हैं, यूँ समझे कि वो अलग अलग ताप पर वो पदार्थ वाष्पित होंगे और जिसका क्वथनांक कम होगा, है ना, जिस पदार्थ का क्वथनांक कम होगा वो हमको पहले मिल जाएगा, फिर उसके बाद में दूसरा, फिर उसके बाद में तीसरा। तो इस तरीके से ये प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि इसमें किन किन को इसमें अलग किया जाता है, तो वायु के अगर घटकों को आपको अलग करना है तो भी इस विधि से आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जो प्रभाजी कॉलम होता है, प्रभाजी स्तंभ होता है, तो पेट्रोल से डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, इनको अलग करने के लिए भी इस विधि का उपयोग होता है। और हमने समझ लिया कि आसवन की तरह ही है, जो आसवन विधि उसी की तरह है, केवल आसवन का जो फ्लास्क है वो और संगणक, ये दोनों, इन दोनों के बीच में, मतलब यहाँ पर क्या सीधे आसवन फ्लास्क संगणक से जुड़ा था, यहाँ आसवन फ्लास्क और संगणक के बीच में एक प्रभाजी स्तंभ या प्रभाजी कॉलम का हमने उपयोग किया है। और हम क्या करते हैं इसमें, वो मेथड वही है कि हम इसको नीचे से यहाँ इसको गर्म करेंगे और यहाँ पर जो हम मिश्रण हम यहाँ पर जो मिश्रण यूज़ कर रहे हैं, या यूँ कहें कि यहाँ पर जो हम घुलनशील द्रव ले रहे हैं वो इस टाइप के होते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर 25 केल्विन से कम का होता है, तो उसे प्रभाजी आसवन द्वारा हम अलग करते हैं। और वो मेथड वही है कि यहाँ मिश्रण को हम गर्म करेंगे और यहाँ से वाष्प निकलेगी, और ये प्रभाजी कॉलम क्या करेगा कि ये वाष्प को ठंडा करने और संघनित करने के लिए एक सरफेस को प्रदान कर देगा, और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको यहाँ जल संगणक के माध्यम से अलग अलग क्वथनांकों पर अलग अलग जो घुलनशील द्रव हैं इस मिश्रण के अंदर उनको प्राप्त कर लेंगे। तो ये हमारा जो प्रभाजी आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है इस तरीके से पूर्ण होगा। धन्यवाद। भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। क्या होते हैं भौतिक परिवर्तन और वे रासायनिक परिवर्तनों से किस प्रकार अलग हैं? मतलब जो भौतिक परिवर्तन होते हैं और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है और कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है?
भौतिक परिवर्तन। जब हम भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं तब हम ये कहते हैं कि इस परिवर्तन में पदार्थों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब भौतिक परिवर्तन के अंदर जो पदार्थों का संगठन होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और कोई नया पदार्थ भी नहीं बनता है। मतलब पदार्थ का संगठन वही का वही रहता है। जैसे कि पानी है तो पानी चाहे बर्फ रूप में रहे चाहे वाष्प रूप में रहे वो पानी ही रहेगा और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो वही का वही रहेगा और वो हमेशा H2O ही कहलाएगा। तो इस परिवर्तन में पदार्थों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता और नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ ये बर्फ़ जो पिघल रही है तो ये पानी बन रही है, लेकिन ये केवल अवस्था परिवर्तन है, पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तन में पदार्थों के संगठन में परिवर्तन हो जाता है। मतलब क्या होता है कि नया पदार्थ बन जाता है और जो पदार्थ बनता है वो पदार्थ पुराने पदार्थों से भिन्न होता है, उसका संगठन भिन्न होता है और नया पदार्थ बन जाता है। जैसे हम कहें कि ये जो लोहे पर जंग लगती है तो ये जंग लगने में क्या होता है कि आयरन का ऑक्साइड यहाँ पर तैयार हो जाता है। तो ये आपका Fe2O3.XH2 हम इसको बोलते हैं। तो ये एक नया पदार्थ यहाँ बन गया और इसके संगठन में भी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। पहले आयरन था, अब ये आयरन ऑक्साइड होके और इसमें जल और वायुमंडल की नमी के साथ में एक नया पदार्थ बन गया जिसे हम जंग कहते हैं। तो ये परिवर्तन हुआ हमारा रासायनिक परिवर्तन। और अगर हम बात करें भौतिक परिवर्तनों में तो पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जो गुणधर्म बर्फ प्रदर्शित करेगी वही गुणधर्म जल प्रदर्शित करेगा और वही गुणधर्म वाष्प भी प्रदर्शित करेगी। परंतु रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ के जो रासायनिक गुणधर्म हैं उनमें क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। मतलब पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म बदल जाते हैं क्योंकि नया पदार्थ बन जाता है। जब वो नया पदार्थ बन जाएगा तो फिर उसके रासायनिक गुणधर्म बदल जाएंगे। और कुछ एग्जाम्पल्स लें अगर अपन, तो जैसे भौतिक परिवर्तनों में हो सकता है पेड़ों को काटना, कि पेड़ को काटा तो भी पेड़ ही है, वो लकड़ी है ना। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, तो मक्खन जो पिघल रहा है तो स्वरूप जो है उसका संगठन तो नहीं बदल रहा है ना, वो तो वैसा का वैसा है। जल उबलकर वाष्प का बनना है ना, जल का उबलकर वाष्प बनना, जल में नमक, साधारण नमक का घुलना भी कोई नया पदार्थ तैयार नहीं हो रहा है। और फलों से अगर आप काट कर सलाद बनाते हैं तो वो परिवर्तन भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। या कागज़ के आप टुकड़े कर लीजिए, चलिए कैंची से आप कागज़ के कुछ टुकड़े करके करते हैं तो वो कौन सा परिवर्तन है, वो भौतिक परिवर्तन ही है क्योंकि वो कागज़ तो है ही ना। और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनमें जैसे जंग लगना, अभी हमने बात की कि अलमारी में जंग लगना, लकड़ी और कागज़ का जलना, जो जलना होता है तो जलने के दौरान क्या होता है कि नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो कोई भी अगर वस्तु जल रही है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ रासायनिक परिवर्तन हुआ है। या विद्युत तरंग का जल में प्रवाह करें और जल का विघटन हो और वो अपने घटकों में बदल जाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो वो गैसों में उसका विघटन हो गया, मतलब नया पदार्थ बन गया और अब गुणधर्मों में भी परिवर्तन हो जाएंगे। तो ये परिवर्तन कहलाता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो आपको मुझे लग रहा है बहुत स्पष्ट हुआ होगा कि भौतिक परिवर्तन मतलब नया पदार्थ नहीं बनेगा, संगठन में परिवर्तन नहीं होगा, रासायनिक गुणधर्मों में भी परिवर्तन नहीं होगा। जो रासायनिक परिवर्तन होंगे उसमें सारी चीज़ें होती चली जाएगी, पदार्थों के संगठन में भी परिवर्तन होगा, नया पदार्थ भी बनेगा और साथ ही पदार्थों के रासायनिक गुणधर्मों में भी परिवर्तन हो जाएगा। अब बताइएगा आप, चलिए यहाँ थोड़ा सा हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये कौन से परिवर्तन है। जैसे पौधों की जो वृद्धि हो रही है वो कौन सा परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, लोहे के चूर्ण और बालू को मिलाने में कौन सा परिवर्तन है, खाना जब पकता है तो कौन सा परिवर्तन है, भोजन का पचना कौन सा परिवर्तन है, जल से बर्फ़ का बनना कौन सा परिवर्तन है और मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। ये मोमबत्ती जो यहाँ जल रही है ये कौन सा परिवर्तन है। इस तरीके अब आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करते चले जाइए और इस तरफ इनको लिख दीजिए। तो चलिए देखते हैं पौधों की वृद्धि। पौधों की वृद्धि होने से कोई, हम कह रहे हैं कि पौधे वृद्धि कर रहे हैं तो उनके जो कोई नया पदार्थ बनने वाली कोई स्थिति यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। और
आगे बढ़े हम, तो लोहे में जंग लगना किधर होगा? ये तो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जंग लगने में नया पदार्थ बन गया। अच्छा, लोहे के चूर्ण और बालू को अगर आप मिला देंगे तो ये तो एक मिश्रण है कि लोहे का चूर्ण और बालू मिला दिया तो ठीक है, वो लोहे का चूर्ण और बालू ही रही, है ना, कोई नया पदार्थ तो बना नहीं, तो वो कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक होगा। खाना पकाना और भोजन का पचना, इन दोनों ही परिस्थितियों में नए पदार्थों का निर्माण हो जाएगा, तो हम इसे कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। फिर जल से बर्फ का बनना, तो ये तो वापस भौतिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि बर्फ भी जल ही है ना। अब बचा कौन? उस पर बात करेंगे, मोमबत्ती के जलने पर। तो चलिए अभी इनमें से हम आइडेंटिफाई कर लें अलग अलग। तो हमने कहा पौधों की वृद्धि, लोहे के चूर्ण और बालू को मिलाना और जल से बर्फ का बनना भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, खाना पकाना और भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है। अब कौन बचा? अब बचा है हमारे पास में मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो बड़ी मज़ेदार बात हम कह सकते हैं कि जो मोमबत्ती का जलना है वो आप ज़रा विचार कीजिएगा कि वो भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है, क्योंकि जब मोम पिघल रहा है भौतिक परिवर्तन है, और यहाँ ये जो जलना है ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो मोमबत्ती के जलने को आप भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों रूपों में आप बता सकते हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, तो और उसमें अगर मोमबत्ती का जलना लिखा हो और आपको छांट कर लिखना हो कि कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, तो फिर आप मोमबत्ती के जलने को रासायनिक परिवर्तन में सूचीबद्ध करें। लेकिन ये मोमबत्ती का जलना जो है भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। तो इस तरीके से हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूध से दही का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है, जरा विचार कीजिएगा। धन्यवाद। तत्व या एलिमेंट क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, यौगिक आदि के बारे में 8th, 9th, 10th और जीके साइंस में काफ़ी कुछ दिया है। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। क्या है तत्व? एलिमेंट क्या है? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है या मूल अवस्था है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा या केमिकल रिएक्शन द्वारा और आप सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। मतलब वो सबसे सरलतम रूप है। अब उसके बाद और सरलतम रूप में आप उसको केमिकल रिएक्शन के द्वारा विभाजित नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते, उन्हें हम कहते हैं तत्व। और प्रकृति में 100 से ज़्यादा जो हमें हमारे पास वर्तमान में 100 से ज़्यादा तत्व हमको ज्ञात है, जिसमें 92 नेचुरल है और बाकी सब मैन मेड है। और ज़्यादातर तत्व क्या है? ठोस है। अब तत्वों के वर्गीकरण की बात करें तो तत्वों के वर्गीकरण में हम देखते हैं धातु मेटल, अधातु नॉन मेटल और उपधातु मेटलॉइड। तो ये तत्वों के हमारे प्रकार या वर्गीकरण, इस आधार पर हम तत्वों का कर सकते हैं कि ज़्यादातर जो तत्व है वो इन रूपों में हमें मिलते हैं। तो अब हम बात करें अगर धातु की, और धातु अधातु में हम इसके साथ अंतर भी देख लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये किस तरह का व्यवहार करते हैं। जैसे भौतिक गुणों के आधार पर अगर अपन देखें तो भौतिक गुणों में देखिए कि धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। वो गुण अधातुओं में नहीं पाया जाता। क्या होता है आघात वर्धनीयता का गुण? धातुओं को पीट कर उसकी क्या बना सकते हैं? चादर बना सकते हैं। तो ये आघात वर्धनीयता का गुण है। धातुओं में होता है, अधातुओं में नहीं होता। धातुओं में तन्यता का गुण होता है। तन्यता का मतलब क्या है कि धातुओं से क्या कर सकते हैं हम? लंबे लंबे तार बना सकते हैं, तार खींच सकते हैं। तो ये तन्यता का गुण है, अधातुओं में नहीं होता। धातुओं में एक और गुण होता है चालकता का। वो ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है? चालक होती है। और सर्वोत्तम चालक कौन है? चांदी जो है वो सर्वोत्तम चालक है। धातुएं कठोर होती हैं, धातुओं में कठोरता का गुण भी होता है। पर एक धातु ऐसी है जो द्रव है, कौन सी है वो? पारा द्रव धातु है। और धातुएं लस्टरियस होती है, मतलब धातुओं में क्या होती है? चमक होती है। तो ये धातुओं के जो 5 गुण हैं, ये धातु और अधातु के भौतिक गुणों में अंतर के रूप में भी आप लिख सकते हैं। और इनको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि 4 बार ता और 1 बार क से आप इसको याद रख सकते हैं कि देखिए ता और ता, इन 4 जो हमारे शब्द हैं इनके पीछे ता लगा है और आखिरी शब्द के पीछे क लगा है। तो पहला था आघात वर्धनीयता, दूसरा तन्यता, तीसरा चालकता और चौथा कठोरता। तो 4 बार आप ता के रूप में और 1 बार क चमक। उदाहरण में आप
सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब, और पारा जो है हमने अभी बात की थी, द्रव धातु है। और अधातुओं में ये सारे गुण पाए नहीं जाते हैं। और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो गैसें हैं, कार्बन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। ब्रोमीन द्रव अधातु है, मतलब ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अधातु है। और सबसे ज़्यादा चमकीली जो अधातु है उसके बारे में कह सकते हैं वो हीरा है। अगर हम बात करें उपधातुओं की, तो उपधातुओं में वो तत्व आते हैं जो धातु और अधातु के बीच के गुण दर्शाते हैं, मतलब उसमें धातु और अधातु के मध्यवर्ती गुण पाए जाते हैं, कभी इसके, थोड़े इसके, ऐसा कह सकते हैं। जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो ये उपधातु हैं, इनमें धातु और अधातु के बीच के गुण पाए जाते हैं। तो ये जैसे आपने सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, अर्धचालक, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, ये भी क्या है, उपधातु हैं। और अगर हम बात करें यौगिक की, तो यौगिक क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात से रासायनिक संयोग से बनते हैं। जब आप तत्वों को मिलाते हैं और नियत अनुपात में मिलाएं और रासायनिक संयोग से अगर कोई पदार्थ बनता है तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे पानी है, जल, H2, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नियत अनुपात से बना है। मिथेन कार्बन और हाइड्रोजन के नियत अनुपात से बना है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड या यौगिक कहेंगे। चलिए जरा सा आपका हम टेस्ट ले लेते हैं। द्रव धातु कौन सी है? पारा। पारा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और मिट्टी के तेल में किसको रखते हैं? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम। और सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम और सोडियम। सबसे ज्यादा इनमें भी कौन सी सबसे ज्यादा क्रियाशील है? पोटेशियम। और द्रव धातु कौन सी है? ब्रोमीन। ब्रोमीन द्रव धातु है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मिश्रण और यौगिक, मिक्सचर और कंपाउंड में अंतर एक ट्रिक के द्वारा कुछ ही पल में। क्या है ट्रिक और कैसे रखना है याद? नए योगी संग घट भौतिक विधि गुण, नए योगी संग घट भौतिक विधि गुण, यह आपको याद रखना है। और इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि केवल राइट और रॉन्ग के निशान से ही हम ये पूरा अंतर कर लेंगे। नए योगी संघट भौतिक विधि गुण, नए योगी मतलब नए यौगिक का बनना। तो इसमें मिश्रण में क्या होता है कि तत्व या यौगिक मिलकर नया यौगिक नहीं बनाते, तो ये क्रॉस का निशान हो गया। और इसमें तत्व मिलकर क्या होते हैं, नए यौगिक बनाते हैं, तो राइट का निशान हो गया। तो नए यौगिक का निर्माण। दूसरा, संगठन, नए योगी संघ, संगठन। तो मिश्रण का जो संगठन है वो परिवर्तनीय है। कैसा है? परिवर्तनीय। कैसे? कि अगर जल में नमक है तो वो एक जैसा रहेगा, लेकिन बालू रेत में नमक है तो वो असमान है। तो मिश्रण का जो संगठन है वो क्या है? परिवर्तनीय है। और यौगिक का जो संगठन है वो अपरिवर्तनीय है। तो देखिए, परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, राइट और रॉन्ग। तीसरा है घट। घट मतलब अब घट भौतिक विधि, तो घटकों को भौतिक विधि से आप अलग कर सकते हैं कि नहीं? तो मिश्रण के घटकों को आप भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं, जैसे बालू रेत से आप नमक अलग कर सकते हैं। लेकिन यौगिक के जो घटक हैं उनको आप भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया से ही आप इनको अलग कर सकते हैं। तो ये राइट, ये रॉन्ग। तो देखिए, और लास्ट वाला आपका हो गया कि घटकों के गुणधर्म। तो जो घटकों के गुणधर्म है, तो मिश्रण जो है अपने घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है, और यौगिक जो बनता है तो वो फिर पूरी तरह से नए गुणधर्मों के साथ बनता है, मतलब वो घटकों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता। तो आपने देखा कि एक बार क्रॉस और राइट है, उसके बाद तीनों जगह मतलब क्रॉस, राइट, राइट, राइट। तो इस तरीके से आप एक ट्रिक के द्वारा कि नए यौगिक संघट भौतिक विधि द्वारा और घटकों के गुणधर्म, तो घट आप 2 बार यहां से कर लीजिए, घटकों के गुणधर्म। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि नए योगी मतलब नए यौगिकों का निर्माण। तो मिश्रण में तत्व यौगिक मिलकर नए यौगिक नहीं बनाते हैं, क्रॉस, और इसमें नए यौगिक बनते हैं। तो तत्व मिलकर नए यौगिक बनाते हैं, तत्व क्रिया करके नए यौगिक बनाते हैं। फिर संगठन में हमने लिखा कि इसका संगठन परिवर्तनीय है, और यौगिक में हम लिख रहे हैं इसका संगठन अपरिवर्तनीय है। घटकों को भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है,
बिल्कुल, और इसमें मिश्रण में किया जा सकता है और यौगिक में नहीं किया जा सकता है। और मिश्रण जो है घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है और यौगिक घटकों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है। तो इस प्रकार हम नए यौगिक संघट भौतिक विधि गुण द्वारा केवल एक बार क्रॉस और 4 बार राइट का निशान लगाकर उससे उल्टे आप यहाँ लगा दीजिएगा, ये अंतर कर सकते हैं। धन्यवाद।